हेलो बच्चों, तो भाई कैसे हो आप सभी। आई होप सारे वाले के एकदम अच्छे होंगे, एकदम बड़े होंगे और एकदम मस्त होंगे। वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। क्या हाल चाल तुम लोगों का, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारे दृष्टि बैच के लेक्चर नंबर 4 में, मैथमेटिक्स के। जहां पर भैया देखो, लेक्चर नंबर 4 मतलब चैप्टर नंबर 4। ठीक है, हमारे 3 चैप्टर ऑलरेडी हो चुके हैं, जहां पर हमने संख्या पद्धति, बहुपद और निर्देशांक ज्यामिति को पढ़ लिया है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण, और ये भी भैया पूरा का पूरा वन शॉट ही होने वाला है। मतलब ऐसा रहेगा कि बिल्कुल एक ही क्लास में सब कुछ कवर करेंगे। ठीक है, पूरा वन शॉट, मतलब एक ही क्लास में तुम्हारा दो चर वाले रैखिक समीकरण खत्म। इस क्लास को देखने के बाद तुम्हें दो चर वाले रैखिक समीकरण में कुछ और देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो बिना किसी देरी के, बिना कोई टाइम गवाए, सीधा क्लास को स्टार्ट करते हैं। जहां पर हमारे पास पढ़ने के लिए इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहली चीज आती है हमारा दो चर वाली रैखिक समीकरण क्या होती है। दूसरी चीज आती है दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल कैसे करते हैं। तीसरी चीज आती है दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख कैसे बनाते हैं। और फिर इन सब पर बेस्ड क्वेश्चन करे बगैर मैथ्स में काम चलता कहां है। बिना क्वेश्चन के हमारा काम कहां चलता है, क्वेश्चन तो करने पड़ेंगे ही पड़ेंगे। ठीक है, सो भैया शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। और भैया शुरुआत करेंगे हम एक जादू से। ठीक है, क्लास 8th में भी हमने समीकरणों के बारे में पढ़ा था, समीकरण क्या होती है। क्लास 8th में हमने समीकरण पढ़ी थी एक चर वाली रैखिक समीकरण। क्लास 8th में हमने पढ़ा था एक चर वाली रैखिक समीकरण। अब बचपन में तुमने भी पता नहीं ये जादू किया है या नहीं किया है, ठीक है, पर हमने तो हमारे टाइम पे हमने बड़ा किया ये जादू। ठीक है, कि और जब मैं धीरे धीरे बड़ा हुआ और मैंने तुम लोगों को पढ़ाना शुरू किया, तब मुझे पता चला कि भाई जो हम बचपन में जादू करते थे वो जादू नहीं था, वो बेसिकली हमारा एक इक्वेशन यानी कि समीकरण को हल ही करना था। कैसे, आओ जादू से शुरुआत करते हैं आज की क्लास की। ठीक है, तो जादू क्या है भाई, जरा ध्यान से देखो। जादू, जादू, हाँ भाई, देखो भाई, तो जादू क्या है। जादू ये है कि अपने दिमाग में कोई भी एक नंबर सोचो। नंबर सोच लिया, ठीक है, 1 से लेकर 9 तक, मतलब 1 से लेकर 9 तक कोई भी एक नंबर सोचो। नंबर सोच लिया, ठीक है, कोई भी रैंडम नंबर सोचा, मान लो तुमने सोचा x। ठीक है, उसमें 3 से गुणा कर दो, उसमें 3 से गुणा कर दो। ठीक है, उसमें 7 जोड़ दो। ठीक है, उसमें क्या करो, उसमें 7 जोड़ दो। ठीक है, अब मुझे बताओ टोटल क्या आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारा जो टोटल आया वो 22 आया। तुम्हारा जो टोटल आया वो 22 आया। तो मैं बता सकता हूं कि तुमने जो ये नंबर सोचा था, ये नंबर था कितना, ये नंबर था 5। हाँ भाई, अगर तुम्हारा टोटल 22 आया था तो किसी और का टोटल कुछ और आया होगा तो वो नंबर अलग होगा। ठीक है, लेकिन अगर तुम्हारा टोटल 22 आया था तो वो नंबर था 5। अब ये जादू क्या है, ये कोई जादू थोड़ी है, ये कोई जादू थोड़ी है। ये हमने क्लास 8th में जो हमारी इक्वेशन थी उसे सरल करना सीखा था। ठीक है, क्लास 8th में भी हमारे पास एक चर वाले रैखिक समीकरण थे, जहां पर हम एक चर को हल करके क्या निकालते थे, उसका मान निकालते थे। कैसे, कि भैया मैं 7 को इधर भेज दूंगा, मेरे पास क्या बचेगा 3। चर का मान निकालने के लिए हम क्या करते थे, चर का मान निकालने के लिए हम चर को अकेला करते थे। ठीक है, तो मैं 7 को इधर भेज दूंगा तो ये हो जाएगा 22 माइनस 7, कितना हो गया 15। मैं 3 को इधर भाग में भेज दूंगा, x का मान आ गया 15/3, यानी कि x बराबर आ गया 5। तो ये हो गई हमारी क्या, ये हो गया समीकरण का हल, यानी कि ये हो गया x का मान। ठीक है, अब समीकरण क्या थी। बहुत सारे बालकों को तो अभी यही याद नहीं होगा कि समीकरण क्या है। तो देखो, समीकरण तुम्हारे ऐसे व्यंजक होते हैं जिसमें LHS बराबर RHS, मतलब एक लेफ्ट हैंड साइड होती है, एक राइट हैंड साइड होती है, और उन दोनों की तुलना करने के लिए बीच में बराबर का चिन्ह होता है। यह बनती है समीकरण।
अब इन समीकरणों का इस्तेमाल हमारे जीवन में बहुत जगह है, ठीक है। कहीं पर एक चर वाली रैखिक समीकरण इस्तेमाल होती है, जैसे इस जादू में, ठीक है। कहीं पर दो चर वाली रैखिक समीकरण इस्तेमाल होती है। अब तुम क्लास 10th में जाओगे तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ोगे, कहीं पर वो इस्तेमाल होता है। उसके बाद तुम क्लास 10th में द्विघात समीकरण के बारे में पढ़ोगे, वो तो दुनिया जमाने में पता नहीं कहां कहां इस्तेमाल होती है। द्विघात समीकरण तो भाई साहब हर जगह ही इस्तेमाल होती है, ये समझ लो, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारा द्विघात समीकरण के अलावा तुम्हारे पास आता है क्या कहते हैं, त्रिघात समीकरण, ठीक है। मतलब बहुत सारी, सरल रेखा का समीकरण है, वृत्त का समीकरण है, ठीक है। तुम्हारे परवलयिक आता है, उसका समीकरण, अति, मतलब बहुत कुछ है, बहुत सारी समीकरण है, ठीक है। उन्हीं में से आज हमें पढ़नी है रैखिक समीकरण, दो चर वाली रैखिक समीकरण। क्लास 8th में हमारे पास आई थी क्या? क्लास 8th में हमारे पास आई थी एक चर वाली रैखिक समीकरण, जो कि क्या होती थी भैया, समझ के चलो। अगर आज की क्लास को अच्छे से समझ लिया, तुम पूरे चैप्टर को उधेड़ के रख दोगे, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। एक चर वाली रैखिक समीकरण। अब देखो, सबसे पहले इसके लिए आपको दो चीजें समझनी पड़ेंगी। क्या? सबसे पहली चीज कि तुम्हारा दो चर वाली रैखिक, एक चर वाली रैखिक समीकरण को समझने के लिए तुम्हें दो चीजें समझनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज क्या, कि यहां पर क्या लिखा है, यहां पर दो चीजें लिखी हैं। पहली चीज, एक चर। चर तुम्हें पता है क्या होते हैं? चर तुम्हें पता है क्या होते हैं? चर होते हैं हमारे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर। जो चीज हमें, जिसका मान नहीं पता होता, उसके मान को हम चरों के द्वारा दर्शाते हैं और अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के द्वारा दर्शाते हैं, जैसे कि एक्स वाई जेड ए बी सी पी क्यू आर एस, ठीक है, इनसे, ठीक है। वहीं पर दूसरी चीज लिखी हुई है रैखिक। अब देखो, एक चर का मतलब तो समझ में आ रहा है, एक ऐसी समीकरण जिसमें खाली एक चर हो। एक ऐसी समीकरण जिसमें खाली एक चर हो, वो एक चर वाली समीकरण होगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल भैया, तुम्हारा मैंने लिख दिया यहां पर 2x+5 बराबर 0, या 3x² +7 बराबर 4, या फिर हमारा 4x कर लेते हैं इसे, ठीक है, या फिर हमारा 3y+6 बराबर 0, ठीक है। अब ये देखो, ये जो है, ये वाली भी एक चर वाली रैखिक ये भी एक चर वाली समीकरण है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमारे पास एक प्रकार का चर है, खाली एक प्रकार का चर है हमारे पास, खाली हमारे पास एक प्रकार का चर है x, ठीक है। ये भी हमारी एक चर वाली समीकरण है। क्यों? क्यों है भाई? ये भी तुम्हारी एक चर वाली समीकरण है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी हमारे पास केवल एक ही प्रकार का चर है, वो है x। x ही है, यहां पर x² है, x है, x दो बार आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि दो तरह के चर हो गए, चर तो एक ही तरह का है, ठीक है। चर तो खाली एक ही तरीके का है, x, ठीक है। वहीं पर अगर हम देखें, यहां पर भी हमारे पास एक ही तरह का चर है, y, ठीक है। लेकिन अगर तुम इसमें देखोगे तो यहां पर है तुम्हारे पास दो तरीके के चर, एक है x और एक है y, दो अलग अलग तरीके के चर हैं, ठीक है। तो जिनमें खाली एक चर होता है उन्हें एक चर वाली समीकरण बोलते हैं, जिनमें दो चर होते हैं उन्हें दो चर वाली समीकरण बोलते हैं, जिनमें तीन तरह के चर होते हैं उन्हें तीन चर वाली समीकरण बोलते हैं। अब एक चर वाली समीकरण समझ में आ गई, दो चर वाली समीकरण समझ में आ गई, रैखिक समीकरण क्या होती है? तो भैया देखो, जिन समीकरणों में चर की घात हमेशा एक होगी, वो समीकरण आपकी रैखिक समीकरण होंगी, ठीक है। तो अगर तुम्हारा, जैसे कि यहां पर चर है x, उसकी घात है 1, तो ये रैखिक समीकरण है। यहां पर चर की घात आ गई 2, तो ये रैखिक समीकरण नहीं है। यहां पर चर की घात है 1, ये भी रैखिक समीकरण है। और यहां पर आपके पास दो अलग अलग प्रकार के चर हैं और दोनों चरों की घात है 1, तो ये भी रैखिक समीकरण है। तो भैया आपका रैखिक समीकरण वो होती है जिनमें चर की घात जो होती है वो हमेशा एक होती है। तो अब अगर मैं इन दोनों डेफिनेशन को एक साथ जोड़ दूं,
एक चर वाली समीकरण और रैखिक समीकरण को तो कंबाइन होकर बनती है एक चर वाली रैखिक समीकरण, यानी कि वो समीकरणें जिनमें हमारे पास क्या होगा, केवल आपका एक प्रकार का चर होगा, यानी कि एक तरीके का चर होगा और उसकी भी घात क्या होगी, एक होगी। जैसे कि ये वाली समीकरण, ये है हमारी एक चर वाली रैखिक समीकरण। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका एक चर है और उसकी घात एक है। ठीक है, ये हमारी एक चर वाली समीकरण तो है लेकिन रैखिक समीकरण नहीं है। क्यों भाई? क्योंकि यहां पर चर की घात जो है 2 है। ठीक है, ये देखो, ये हमारी एक चर वाली रैखिक समीकरण है। क्यों? क्योंकि भैया यहां पर एक प्रकार का चर है y और उसकी घात क्या है, एक है, तो एक चर वाली रैखिक समीकरण हो गई। ये एक चर वाली रैखिक समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपका रैखिक समीकरण तो ये है, दोनों चरों की घात एक है, तो रैखिक समीकरण तो ये है, लेकिन यहां पर दो प्रकार के चर हैं। ठीक है, इसीलिए ये दो चर वाली रैखिक समीकरण होगी। आगे टॉपिक, आगे टॉपिक, बस। तो एक चर वाली रैखिक समीकरण वो होती हैं जिनमें हमारे पास एक प्रकार का चर होता है और आपका क्या भाई, एक प्रकार का चर होता है और उस चर की घात होती है एक। जैसे कि तुम यहां पर देखोगे ax प्लस बी, कोई भी समीकरण ax प्लस बी के रूप की है जहां a व b वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं और x आपका चर है, x चर है, वो सारी समीकरणें हमारी कौन सी होती हैं, एक चर वाली रैखिक समीकरण होती हैं। अब अगर तुम्हें एक चर वाली रैखिक समीकरण आ गई समझ में, तो दो चर वाली रैखिक समीकरण समझना कौन सी ही बड़ी बात है। बताओ भाई, अगर तुम्हें एक चर वाली रैखिक समीकरण आ गई समझ में, तो दो चर वाली रैखिक समीकरण समझना कौन सी बड़ी बात है। हाँ भाई, तो सिंपल सी बात है, ऐसी समीकरणें, यहां पर भी दो ही चीजें दिख रही हैं मुझे, यहां पर भी दो ही चीजें दिख रही हैं मुझे, पहला दो चर और दूसरा रैखिक। तो भैया ऐसी समीकरणें जिनमें दो प्रकार के चर होते हैं और दोनों चरों की घात एक होती है, उन्हें हम बोलेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरण। और खत्म चैप्टर, मतलब स्टार्टिंग खत्म हो गई चैप्टर की। ठीक है, और इस चैप्टर में अब इतना कुछ खास है नहीं, जो भी है जहां भी है यही है, इसी के बारे में बात करोगे तुम पूरे चैप्टर में, थ्रू आउट द चैप्टर, कुछ ऐसा नया नहीं आएगा। अब आ जाओ भाई। तो सबसे पहले जैसे कि मान लो मैं अलग अलग एग्जांपल तुम्हें देता हूं। हमने दे दिया एक बेसिक एग्जांपल, 2x प्लस 3y बराबर 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0। बहुत बेसिक एग्जांपल। ठीक है, आपका 1/2u माइनस 5/7v प्लस 4 बराबर 0। आपका 3/2 p माइनस √2q माइनस के √6 बराबर 0। ठीक है, तो अब अगर तुम इन सारी समीकरणों को देखोगे, तो अगर तुम इन सारी समीकरणों को देखोगे तो यहां पर तुम्हारे पास दो प्रकार के चर हैं, x और y। तो ये हमारा एक दो चर वाली रैखिक समीकरण है। दो चर वाली समीकरण है, दोनों चरों की घात एक है, इसका मतलब दो चर वाली रैखिक समीकरण है। सेम ऐसे ही यहां पर भी दो प्रकार के चर हैं, u और v। दोनों चरों की घात कितनी है, u की घात भी एक है, v की घात भी एक है। इसका मतलब ये भी तुम्हारा दो चर वाले रैखिक समीकरण है, क्योंकि दो चर हैं, दोनों चरों की घात एक है, इसका मतलब दो चर वाले रैखिक समीकरण है। सेम यहां पर देखो, p और q दो प्रकार के चर हैं, और देखो q की गुणा में क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, गुणा में क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता, गुणा में क्या है उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपका भैया आपको खाली चर की घात देखनी है। ठीक है, आपको खाली चर की घात देखनी है। यहां पर रूट जो है वो क्यू के ऊपर नहीं है, रूट जो है वो क्यू के ऊपर नहीं है, खाली दो के ऊपर है। यहां पर p की घात भी एक है
और q की घात भी 1 है। इसका मतलब ये भी आपका दो चर वाली रैखिक समीकरण है। तो दो चर वाली रैखिक समीकरण कौन सी होंगी? ऐसी समीकरणें जिनमें दो प्रकार के चर हो, ठीक है, एक्स और वाई, यू और वी, पी और क्यू, आर और एस, ठीक है, टी और यू, ठीक है, दो प्रकार के चर हो और दोनों ही चरों की घात हमेशा एक हो, ठीक है, वो समीकरण आपकी क्या होगी? वो समीकरण आपकी दो चर वाली रैखिक समीकरण के अंदर आएगी। अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि कोई भी समीकरण जो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के रूप की होगी, कोई भी समीकरण आपका ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर के रूप की होगी जहां जहां आपका ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, ए बी सी वास्तविक संख्याएं हैं, वह आपका x तथा y चर हैं। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि a और b का मान एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। a और b का मान एक साथ 0 नहीं होना चाहिए। अब याद रखना, मान लो तुम्हारे पास एक समीकरण ऐसी आ गई जो दो चर वाली रैखिक समीकरण नहीं है, एक चर वाली रैखिक समीकरण है। फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे पास एक ऐसी समीकरण आ गई 2x प्लस 3 बराबर 0। अब मुझे दिख रहा है कि ये खाली एक चर वाली रैखिक समीकरण है, इसमें एक चर है, लेकिन मैं एक चर वाली रैखिक समीकरण को भी दो चर वाली रैखिक समीकरण में बदल सकता हूं। कैसे? देखो, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं 2x प्लस 0 प्लस 3 बराबर 0, इसमें कोई दिक्कत है? मैंने लिख दिया 2x प्लस 3 को 2x प्लस 0 प्लस 3, तो 0 प्लस 3 3 ही हो जाएगा, ठीक है, तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। अब मैं 0 को लिख देता हूं कितना? 2x प्लस 0y प्लस 3 बराबर 0। तो यानी कि ये जो मेरी एक चर वाली रैखिक समीकरण थी, ये जो मेरी एक चर वाली रैखिक समीकरण थी, इसे मैंने बदल दिया दो चर वाली रैखिक समीकरण में। बस क्या हुआ? हुआ ये कि आपका जो दूसरा चर था, जो दूसरा चर था, ठीक है, जो यहां पर था ही नहीं, उसका गुणांक बस क्या रहेगा? उसका गुणांक 0 रहेगा, ठीक है, उसका गुणांक क्या रहेगा? उसका गुणांक 0 रहेगा। तो एक चर वाले रैखिक समीकरण को दो चर वाले रैखिक समीकरण में बदला जा सकता है, ठीक है। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है, आप इनके गुणांकों की तुलना करके ए बी सी का मान निकाल सकते हो। कैसे? जैसे मान लो तुम्हारे पास एक समीकरण है, ठीक है, मान लो तुम्हारे पास एक समीकरण है, यहीं पर ही ले लेता हूं मैं, चलो ये नए पेज ले लेते हैं। देखो, मानो तुम्हारे पास एक समीकरण है, तुमने ले ली ये वाली समीकरण, तुम्हारा तुम्हारा 3x प्लस 4y प्लस 7 बराबर 0, ठीक है। तो अगर तुम इस समीकरण की तुलना इस समीकरण की तुलना अगर तुम दो चर वाले रैखिक समीकरण के व्यापक रूप से करते हो तो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर आता है 0 के, जहां पर x का गुणांक होता है तुम्हारा a, यानी कि a का मान हो गया 3, y का गुणांक होता है तुम्हारा b, यानी कि b का गुणांक हो गया 4, और अचर पद होता है तुम्हारा c, तो तुम्हारा c का मान हो गया 7, ठीक है। गुणांकों के मान हमेशा याद रखना आपको चिन्ह के साथ लेने होते हैं। जैसे कि यहां पर 3 भी प्लस का था, 4 भी प्लस का था, 7 भी प्लस का था, तो a भी प्लस आया, b भी प्लस आया और c भी प्लस आया। यहां पर अगर तुम तुलना करोगे ax प्लस बी वाई प्लस सी से, तो तुम्हारे पास क्या आएगा? तो तुम अगर नोटिस करोगे तो इसमें a का मान क्या होगा? x का गुणांक यानी कि 2, b का मान क्या होगा? y का गुणांक यानी कि 3, और अचर पद क्या होगा तुम्हारा? ये रहा अचर पद यानी कि 6। सेम ऐसे ही यहां पर आपका इसकी तुलना ax प्लस बी वाई प्लस सी से करेंगे तो a और b की जगह पर u और v है,
ठीक है, तो ए हो जाएगा तुम्हारा यू का गुणांक, जो कि कितना है आपका है 1/2। वी हो जाएगा तुम्हारा, सॉरी, बी हो जाएगा तुम्हारा वी का गुणांक, क्योंकि वाई की जगह पर वी है। वी हो जाएगा तुम्हारा क्या, बी हो जाएगा वी का गुणांक। अब गुणांक हमेशा आपको चिन्ह के साथ लेना है, ना कि बिना चिन्ह के। ऊपर में सब कुछ प्लस का था इसीलिए सारे प्लस आए, यहां पर भी सब कुछ प्लस का था इसीलिए सारे प्लस आए, यहां पर ये माइनस का है, वी का गुणांक माइनस का है, इसीलिए आपका जो बी आएगा वो -5/7 आएगा। और अचर पद सी कितना है भैया, अचर पद सी फिर से है +4, +4। ठीक है, अब यहां पर देखो, अगर इसमें भी तुम ए बी सी का मान निकालते हो तो ए का गुणांक कितना है 3/2। एक्स की जगह पर पी है, वाई की जगह पर क्यू है, एक्स की जगह पर पी है, वाई की जगह पर क्यू है, तो ए हो गया पी का गुणांक 3/2, बी हो गया क्यू का गुणांक कितना -√2, और अचर पद हो गया कितना -√6। तो ये क्या हो गया भाई, ये हो गए हमारे ए बी सी के मान तीनों समीकरण के। तो किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण की तुलना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी से करके आप क्या निकाल सकते हो, उसके मान बड़े प्यार से निकाल सकते हो। ठीक है, ए बी सी के मान बड़े प्यार से निकाल सकते हो। अब हम बात कर लेते हैं भैया दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल की। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल की। आ जाओ भाई। तो किसी भी समीकरण का हल क्या होता है पहले तुम्हें यह समझना पड़ेगा। ठीक है, तो समीकरण में क्या होता है, किसी भी समीकरण का हल होता है, समझो समीकरण का हल क्या होता है, किसी भी समीकरण का हल होता है चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करे। मतलब अब ये संतुष्ट करने का मतलब क्या है सर जी, ये संतुष्ट करने का मतलब क्या है। अब तो संतुष्ट करने का मतलब है कि भैया वो आपका समीकरण को क्या करना चाहिए, वो आपके चर का मान ऐसा होना चाहिए जब आप उसे समीकरण में रखो चर की जगह पर, वो क्या ले आए, वो LHS बराबर RHS ले आए, वो LHS बराबर RHS ले आए। बस यही है एक मेन मुद्दा। ठीक है, कोई भी समीकरण के लिए चर का ऐसा मान जो कि LHS बराबर RHS लेकर आ रहा है, वो समीकरण का हल हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं बात करूं तो कोई भी एक चर वाला रैखिक समीकरण अगर तुम लेते हो, ठीक है, जैसे मान लो मैंने ले लिया, चलो पहले नॉर्मल कोई भी समीकरण ले लेते हैं, जैसे 2x², मैंने रेंडम समीकरण लिया 2x² +x, ठीक है, और माइनस के -1 बराबर 0। ठीक है, अब इस समीकरण में मैं चर का कोई भी मान रखता हूं, फॉर एग्जाम्पल इस समीकरण में मैं चर का कोई भी मान रखता हूं, जैसे मान लो मैंने रखा x बराबर 0, रखो भाई x बराबर 0 रखो, क्या आएगा, x बराबर 0 रखेंगे तो ये हो गया 2 × 0² प्लस 0 - 1 बराबर 0। तो 2 × 0 क्या आ रहा है 0, प्लस 0 - 1 बराबर 0। तो 0 + 0 - 1 कितना आ गया -1 बराबर 0। क्या यहां पर LHS और RHS बराबर आ रहा है, क्या यहां पर LHS और RHS बराबर आ रहा है, नहीं, इधर -1 है इधर 0 है, दोनों बराबर नहीं आ रहे, यानी कि समीकरण संतुष्ट नहीं हो रही। ठीक है, ये चर का ऐसा मान नहीं है जो कि समीकरण को संतुष्ट करे, इसका मतलब ये इस समीकरण का हल नहीं है, समीकरण का हल नहीं है। बहुत सिंपल सी चीज है।
का हल नहीं है। बहुत सिंपल सी चीज है। पर यहीं पर अगर मैं इसी समीकरण में x की जगह पर, अभी मैं ये नहीं बता रहा हूं कि मान निकालते कैसे हैं, अभी मैं तुम्हें सिर्फ ये समझा रहा हूं कि समीकरण का हल होता क्या है। ठीक है, अब तुम इसी समीकरण में x की जगह पर -1 रख दो। रखो भाई, x बराबर -1 पर क्या आएगा भाई, ये हो जाएगा 2 गुणा -1 का स्क्वायर प्लस -1 बराबर 0। तो ये हो गया 2 गुणा -1 का स्क्वायर, -1 का स्क्वायर करेंगे प्लस का 1 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस के 1, -1 बराबर 0, 2 एकम 2, -1 हो गया माइनस के 2 बराबर 0। हाँ जी, 0 बराबर 0 आ गया। आगे यहां पर LHS बराबर RHS। हाँ भाई, समीकरण में x बराबर 1 रखने पर LHS बराबर RHS आ रहा है। समीकरण में x बराबर 1 रखने पर LHS बराबर RHS आ रहा है, 0 बराबर 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है कि भैया x बराबर -1 तुम्हारे इस समीकरण का क्या है, x बराबर -1 इस समीकरण का हल है। ठीक है, तो कोई भी समीकरण हो, चाहे वो एक चर वाली रैखिक समीकरण हो, चाहे वो दो चर वाली रैखिक समीकरण हो, चाहे वो द्विघात समीकरण हो, चाहे वो त्रिघात समीकरण हो, कोई सी भी समीकरण हो, उस समीकरण में चर का ऐसा मान जो कि LHS और RHS को बराबर ले आए, उसी को बोलते हैं समीकरण का हल। ठीक है, अब तुमने क्लास 8th में सीखा था एक चर वाले समीकरण का हल निकालना। ठीक है, तुमने क्लास 8th में सीखा था एक चर वाले रैखिक समीकरण का हल निकालना। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल के लिए लिया हमारा एक चर वाला रैखिक समीकरण, कोई भी रैंडम समीकरण ले लिया मैंने एक चर वाला, ठीक है, और उसी का हल मैंने क्लास की स्टार्टिंग में निकलवाया था, जो जादू से निकलवाया था। ठीक है, जैसे मान लो तुमने ले लिया 2x + 6 बराबर 0। अब इसका तुम्हें हल निकालना है, तो कैसे निकालते थे, मैंने तुम्हें बताया था कि तुम क्या करते हो, यहां पर तुम अपने जो चर है तुम्हें उसी का मान निकालना है, क्योंकि चर का मान ही समीकरण का हल होता है। चर का मान ही समीकरण का हल होता है। तो तुम कैसे निकालोगे, अपने चर को बिल्कुल अलग कर लोगे। ठीक है, तो सबसे पहले 6 को उठाकर इधर ले जाएंगे। तो जब हम बराबर के चिन्ह के दूसरी तरफ लेकर जाते हैं संख्याओं को, तो इनके चिन्ह बदल जाते हैं। तो ये हो जाएगा 0 प्लस का 6 इधर जाकर हो गया -6, 2x बराबर आ गया 0 - 6 यानी कि -6। 2 इधर गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा तो भाग में चला जाएगा, -6/2। तो x का मान आ गया -3। -6 को 2 से भाग करेंगे, x का मान -3 आ रहा है। तुम्हें चेक करना है ये समीकरण का हल है या नहीं, तो इसे समीकरण में रखकर देख लो। रखकर देखो भाई इसे, इस समीकरण में देखो जरा क्या आएगा, 2 गुणा x की जगह पर रखो -3 प्लस 6 बराबर 0। कितना आ रहा है, 2 गुणा -3 -6 प्लस 6 बराबर 0। -6 प्लस 6 हो गया 0 बराबर 0। हाँ भाई, आ रहा है LHS बराबर RHS, आ रहा है LHS बराबर RHS। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब x बराबर -3 समीकरण का हल है। ठीक है, तो इसी तरीके से तुम किसी भी रैखिक समीकरण का हल निकाल सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने एक और समीकरण ले ली सॉरी, मैंने एक और समीकरण ले ली 1/2x -3 बराबर 0। तो क्या होगा भाई, जैसे कि तुम्हें क्या करना है, तुम्हें अपना यहां पर x की जगह पर मैं चर दूसरा ले लेता हूं। मैंने x की जगह पर चर ले लिया हमारा u। ठीक है, तो तुम्हें u का मान निकालना है। चर क्या है, u है, तो समीकरण का हल मतलब चर का मान निकालना। तो निकालो भाई, तो ये हो जाएगा 1/2u, माइनस का 3 इधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 0 + 3 कितना हो गया, 3। अब ये जो 2 है ये बटे में है, ये इधर गुणा में चला जाएगा, 2 जो है ये भाग में है, ये इधर गुणा में चला जाएगा, तो u का मान आ जाएगा 3 × 2। तो हमारे पास u बराबर आ गया 3 × 2 यानी कि 6 के। तुम्हें चेक करना है ये समीकरण का हल है या नहीं है, तो कैसे करोगे, इस समय u को उठाकर यहां पर रख के देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा समीकरण का हल है या नहीं। LHS बराबर RHS आ रहा है तो समीकरण का हल है, और ऑब्वियसली आएगा, 0 बराबर 0 आएगा। ठीक है, तो यहां से हमें एक चीज पता चलती है, ये आपकी एक चर वाली रैखिक समीकरण थी, इसका भी एक हल निकल कर आया। ये एक चर वाली रैखिक समीकरण थी, इसका भी एक हल निकल कर आया। तो आपको याद रखना है क्या, कि एक चर वाली
रैखिक समीकरण का केवल एक हल होता है। केवल, ये 8वीं में पढ़ाया जाता है, केवल एक हल होता है। अब मुझे तो नहीं पता कि तुमने 8वीं में पढ़ा या नहीं पढ़ा, तो मैं तो रिवाइज कराऊंगा, क्योंकि 9वीं में 1 नंबर में क्वेश्चन बन जाता है कि बताओ एक चर वाली रैखिक समीकरण के कितने हल होते हैं। तो तुम्हें पता होना चाहिए एक चर वाली रैखिक समीकरण का केवल एक हल होता है, यानी कि अद्वितीय हल होता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है आपका, जैसे एक चर वाली रैखिक समीकरण हो गई, तो यहीं से आपके पास आता है दो चर वाली रैखिक समीकरण के हल। अब दो चर वाली रैखिक समीकरण के हल कैसे निकलते हैं, देखो। हाँ भाई, आ जाओ। हाँ, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल कैसे निकलते हैं। हाँ भाई, इसे दो काट, अब एक की जगह कर दो इसे दो। आ जाओ भाई, दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल बहुत इजी है, कुछ टफ नहीं है। ठीक है, एग्जांपल से ही समझाऊंगा मैं तुम्हें इसे भी। 2x प्लस 3y प्लस 6 बराबर 0। तो अब देखो, इस समीकरण को संतुष्ट करने के लिए, इस समीकरण को संतुष्ट करने के लिए अगर तुम देखोगे तो हमारे पास क्या है। अब यहां पर दिक्कत क्या है कि एक चर वाले रैखिक समीकरण में खाली एक चर होता था, तो वहां पर हमारा काम बड़े आसानी से हो जाता था। लेकिन यहां पर तो हम क्या करते थे, हम अपने चर को अलग कर लेते थे, तो हमारे पास क्या होता था, हमारे पास क्या होता था, चर का मान आ जाता था, समीकरण का हल आ जाता था। लेकिन यहां पर हमारे पास दो चर हैं, तो दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल में कितने मान आएंगे, हल में आपके पास दो मान आएंगे। दो मान किस किस के, एक x का और दूसरा y का। ठीक है, एक x का मान आएगा, दूसरा y का मान आएगा। दो मान आएंगे, एक x का मान आएगा, दूसरा y का मान आएगा। ठीक है, अब ये मान आते कैसे हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस समीकरण में रखता हूं x बराबर 1, y बराबर 1। तो चेक करो क्या ये समीकरण को संतुष्ट करेगा। 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3 प्लस 6 बराबर 0। तो 2 एकम 2 प्लस 3 एकम 3 प्लस 6 बराबर 0। तो मेरे पास क्या आ रहा है, मेरे पास आ रहा है 6 3 9 2 11, 11 बराबर 0। क्या यहां पर एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ रहा है, क्या यहां पर एलएचएस और आरएचएस इक्वल आ रहा है, नहीं आ रहा। इसका मतलब x बराबर 1 y बराबर 1 इस समीकरण का हल नहीं है, नहीं है, ऑब्वियस सी बात है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसी समीकरण में रख दूं x बराबर 3 y बराबर 0, रखो जरा, तो क्या आएगा, ये हो जाएगा 2 गुणा 3 प्लस 3 गुणा 0 प्लस 6 बराबर 0। तो ये हो गया हमारा कितना, बल्कि x बराबर रखो -3, y बराबर रखो 0। तो ये हो जाएगा 2 गुणा -3 हो गया -6 प्लस 0 प्लस 6 बराबर 0। -6 प्लस 0 हो गया -6 प्लस 6 बराबर 0। -6 प्लस 6 हो गया 0 बराबर 0। आ गया भाई एलएचएस बराबर आरएचएस, आ गया एलएचएस बराबर आरएचएस। तो भैया x बराबर 0 और आपका क्या, x बराबर 3 और y बराबर 0 इस समीकरण के हल है। x बराबर -3 और y बराबर 0 इस समीकरण के हल है। ठीक है, तो अब एक दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल निकालते किस तरीके से, हमें यह तो पता चल गया कि भैया दो चर वाले रैखिक समीकरण में दो मान होते हैं, एक चर का मान होगा और एक दूसरे चर का मान होगा। क्योंकि दो चर हैं तो हल में मान भी दो आएंगे, बहुत सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास दो मान होते हैं। अब वो दो मान कौन कौन से होते हैं, ठीक है, और वो निकलते कैसे हैं। अब देखो, यहां पर मैं कोई भी एक रैंडम एग्जांपल ले लेता हूं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं हम और उससे समझेंगे।
आ जाओ भाई। तो मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, हमारा 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। ये एक दो चर वाली रैखिक समीकरण है। अब इस समीकरण के मुझे हल निकालने हैं। तो दो चर वाली रैखिक समीकरण के हल निकालना बड़ा आसान है। कैसे? आप एक चर का मान अपनी तरफ से कोई भी वास्तविक संख्या रखो। अब तुम कहोगे सर वास्तविक संख्या तो अनंत होती है। हाँ, तुम कोई भी वास्तविक संख्या रखो, तुम 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, 4 रखो, √2 रखो, √5 रखो, √7 रखो, माइनस के √3/4 रखो, माइनस के √5/7 रखो, 1/2 रखो, 3/5 रखो, 1.0222222222222 9.158732115 ठीक है, कुछ भी कोई भी वास्तविक संख्या रखो तुम एक चर का मान, और वहां से दूसरे चर का मान निकाल लो। जैसे कि मान लो तुमने यहां पर रखा x बराबर 1 पर क्या आएगा? 3 गुणा 1 प्लस 2 गुणा y माइनस के 12 बराबर 0। 3 एकम 3, 3 माइनस 12 कितना हो जाएगा? 3 माइनस 12 हो जाएगा हमारा माइनस के 9 बराबर 0। माइनस 9 इधर जाकर प्लस हो जाएगा, 2y बराबर आ गया 9 के, 2 इधर भाग में चला गया, y का मान आ गया 9/2। तो यानी कि इस समीकरण का सबसे पहला हल हमने निकाल लिया। कितना? हमारा x का मान 1, समीकरण का सबसे पहला हल आ चुका है, x का मान 1, y का मान 9/2। ठीक है, मैं चर का कोई भी मान रख सकता हूं, एक चर का कोई भी मान रखो, दूसरे चर का मान निकाल लो। ठीक है, इस बार मेरा मन करा, मैंने रख दिया x का मान 0। ठीक है, तो मेरे पास आ गया कितना? 3 गुणा 0 प्लस 2 गुणा y माइनस 12 बराबर 0। 3 गुणा 0 0 हो गया, 2y माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, 0 माइनस 12 हो गया माइनस 12, माइनस 12 इधर जाकर हो गया प्लस का, तो 0 प्लस 12 आ गया 12 के, 2 इधर भाग में चला जाएगा, y का मान आ गया 12/2, यानी कि यहां से y का मान निकल कर आ गया 6। तो समीकरण का दूसरा हल आ चुका है, x, y बराबर x का मान 0, y का मान 6। तो सर क्या हम यही मान रख सकते हैं? हम और कोई मान नहीं रख सकते? रख सकते हो, आ जाओ। देखो भाई, मेरा मन करा, मैंने रख दिया क्या? मैंने मान रख दिया x बराबर माइनस के √2। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा? 3 गुणा माइनस के √2, x की जगह पर माइनस √2 रख दो, प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। तो ये हो जाएगा कितना? माइनस के 3√2 प्लस 2y माइनस 12 बराबर 0। माइनस के 3√2 और 12 दूसरी तरफ चला आएगा, तो 2y बराबर हो गया माइनस के 3√2 दूसरी तरफ गया, प्लस के 3√2 हो गया, माइनस के 12 दूसरी तरफ गया, प्लस के 12 हो गया। ठीक है, ये 2 इधर भाग में चला जाएगा, y का मान आ गया आपका 3√2 प्लस 12/2। तो समीकरण का भाई एक और हल आ गया, x, y, x का मान √2, y का मान 3√2 प्लस 12/2। ठीक है, अब इस तरीके से तुम क्या सर हम केवल x का ही मान रख सकते हैं? नहीं, तुम दूसरे चर का भी मान रख सकते हो। तुम दूसरे चर का भी मान रख सकते हो। तुम्हारा मन नहीं कर रहा है x का मान रखने का, तुम रख दो किसका मान? तुम रख दो भैया अपना किसका मान? तुमने रख दिया y बराबर, चर y का मान रख दिया, तुमने रख दिया y बराबर 0 पर। क्या आएगा y बराबर 0 पर? यह आ गया 3 गुणा x प्लस 2 गुणा 0 माइनस 12 बराबर 0। ठीक है, 2 गुणा 0 हो गया 0, 0 माइनस 12 माइनस के 12, माइनस 12 दूसरी तरफ जाकर प्लस हो जाएगा, 0 प्लस 12 12 आ गया, 3 भाग में चला गया, तो यह आ गया 12/3, तो यह आ गया 4। समीकरण का एक और हल आ गया, x, y बराबर आपका कितना? x का मान 4, y का मान 0। अब तुम कहोगे कि सर ये हो क्या रहा है? हमने एक समीकरण के 4 अलग अलग हल निकाल दिए। ठीक है, और आप तो बोल रहे हो कि आप इस समीकरण में x का कोई भी मान रखकर y का मान निकाल लो, y का कोई भी मान रखकर x का मान निकाल लो।
सर ऐसे तो हम अगर कोई भी वास्तविक संख्या रख सकते हैं, तो मेरे पास तो अनंत वास्तविक संख्या है रखने के लिए, मैं तो कोई भी रख सकता हूं। मैं तो कोई भी रख सकता हूं। ठीक है, मैंने √2 भी रख के देख ली, मैंने 0 भी रख लिया, मैंने 1 भी रख लिया, मैं -1 भी रख सकता हूं, -2 भी रख सकता हूं, 1.5 भी रख सकता हूं, 5.7 कुछ भी रख सकता हूं सर मैं तो ऐसे। तो इसका मतलब तो सर हमारे पास अनंत हल होंगे एक समीकरण के। यही तो समझा रहा हूं कि एक दो चर वाले रैखिक समीकरण के आप इस तरीके से जितने चाहें उतने हल निकाल सकते हो। आप एक चर का मान रखो, आपको दूसरे चर का मान मिल जाएगा। आप दूसरे चर का कोई भी मान वास्तविक संख्या रखो, आपको पहले वाले चर का मान मिल जाएगा। और इस तरीके से आप एक दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल निकाल सकते हो। ठीक है, तो भैया ये पॉइंट नोट डाउन कर लेना कि भैया मैं यहां पर लिख देता हूं कि एक दो चर वाले रैखिक समीकरण के अनंत हल होते हैं। या तो आप इसे अनंत बोल सकते हो या अपरिमित रूप से अनेक बोल सकते हो। या तो आप इसे अनंत बोल सकते हो या फिर अपरिमित रूप से अनेक बोल सकते हो। अब इसके आगे जब हम चलेंगे तो अब हमारे पास बस सीधा क्वेश्चन है करने के लिए। तो क्या कह रहा है भाई, ये कह रहा है समीकरण को ax + by + c के रूप में व्यक्त करें और abc का मान निकालें। तो शुरू हो जाओ भाई, आपको समीकरण दे रखी है, उसे आपको ax + by + c के रूप में व्यक्त करना है और abc का मान निकालना है। तो देखो ये समीकरण है 2x + 3y प्लस का बराबर 4.37। इसे 4.37 को उठाकर इधर लेकर आएंगे तो माइनस के 4.37 हो जाएगा, क्योंकि हमें बराबर में क्या चाहिए, LHS में हमें 0, RHS में हमें 0 चाहिए, बराबर आ गया 0 के। प्लस के 4.37 को दूसरी तरफ ले गए, माइनस का हो गया। ठीक है, अब इसकी तुलना कर दो किससे, ax + by + c बराबर 0 से तुलना कर दो तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, x का गुणांक हो जाएगा a, तो यानी कि a बराबर आ गया 2 के, y का गुणांक हो जाएगा b, यानी कि b बराबर आ गया आपका 3 के, और अचर पद हो जाएगा c, तो अचर पद हो गया यहां पर माइनस के कितना, माइनस के 4.37। ठीक है, और ये हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो गया। ax + by + c के रूप में व्यक्त कर दिया, abc का मान निकाल दिया। किसी को कोई दिक्कत यहां पर, जल्दी से बताओ भाई, किसी को कोई दिक्कत यहां पर, आ जाओ भाई। अब देखो देखो भाई, तो यहां पर हमें दिया हुआ है x बराबर 3y के। अब x बराबर 3y दिया हुआ है तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले तो क्योंकि हमें RHS में 0 चाहिए तो 3y को उठाकर दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो ये हो गया x - 3y बराबर 0। अब दिक्कत ये है कि यहां पर हमारे पास अचर पद नहीं है, तो अचर पद नहीं है तो हम क्या करेंगे, जो चीज नहीं होती उसका गुणांक हम 0 मान लेते हैं। तो अचर पद नहीं है तो अचर पद को 0 मान लो, x - 3y + 0 बराबर 0। अब इसकी तुलना कर दो किससे, अब इसकी तुलना कर दो ax + by + c बराबर 0। तो यहां पर x की गुणा में कुछ नहीं है, मतलब क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि x गुणा 1 x हो जाता है। ठीक है, तो यहां पर अब अगर तुम तुलना करोगे तो तुम्हारा x का गुणांक हो जाएगा a, तो a बराबर आ गया 1 के, y का गुणांक हो जाएगा b, तो b का मान आ गया तुम्हारा -3, और अचर पद हो जाएगा c, जो कि आ गया तुम्हारा 0। तो ये हो गए आपके a, b और c के मान समीकरण से। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया सबको। चलो जी, अब देखो, अब इसके बाद एक और चीज आती है जो कि है तुम्हारा, अगर तुम्हें कोई कंडीशन दी जाए तो उससे तुम दो चर वाला रैखिक समीकरण कैसे बनाओगे। अब ये बड़ी काम की चीज है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, डायरेक्टली तुमसे यही पूछ लेगा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण बनाओ दिए गए कथन से, और उसके 2 या 3 हल ज्ञात करो। ठीक है, तो अब ये करते कैसे हैं? देखो, अब समीकरण बनाने में बच्चों को सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, तो तुम्हें इस चीज पर फोकस करना है कि तुम्हें निकालना क्या है। या तो तुम ये देखो कि तुम्हें निकालना क्या है, या फिर तुम ये देखो कि तुम्हें संबंध किस में दे रखा है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस क्वेश्चन की बात करूं तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो पूरा। क्या है कि एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत से 2 गुनी है।
इस कथन को निरूपित करने के लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण लिखिए। अब जरा ध्यान से पढ़ो और फोकस के साथ ये नोटिस करो कि यहां पर संबंध किसमें दिया हुआ है। ध्यान से देखो संबंध किसमें दिया हुआ है, ध्यान से देखो किसमें दिया है, एक कलम की कीमत और एक नोटबुक की कीमत में। ठीक है, तो जिनमें संबंध दिया है, क्योंकि समीकरण बनाने के लिए पहले हमें चर चाहिए। ठीक है, तो जिनमें संबंध दिया है उन्हीं को चर मान लो। ठीक है, हमें संबंध दिया है एक नोटबुक की कीमत और एक कलम की कीमत में, तो हम इन्हीं को चर मान लेंगे। ठीक है, हम लिखेंगे माना माना एक नोटबुक की कीमत बराबर हो गई हमारा x रुपए के। जनरली हम जो चर है वो x और y मानते हैं। तुम्हारा मन है u और v, तुम वो मान लो। तुम्हारा मन है p और q, तुम वो मान लो। जो तुम्हारी इच्छा है तुम वो मान सकते हो। ठीक है, और एक कलम की कीमत ये मान लिया हमने y रुपए। ठीक है, y रुपए। तो अब इससे समीकरण कैसे बनाएंगे, जो चीज यहां पर लिखी है उसे लिख दो। बस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ो और जो लिखा है वो लिख दो। क्या लिखा है, एक नोटबुक की कीमत एक कलम की कीमत की दोगुनी है। तो नोटबुक की कीमत क्या है, x। वो क्या है, वो कलम की कीमत की, यानी कि कलम की कीमत कितनी है, y की दोगुनी है। ये बन गई तुम्हारी समीकरण। 2y को उठाकर इधर ले आओ, x माइनस 2y बराबर 0। ये लो भाई, ये रही समीकरण, बन गई दो चर वाली रैखिक समीकरण। बस यही करना है इसमें। यहां पर देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपए और उसके बाद प्रति किलोमीटर के लिए 5 रुपए देने होते हैं। ठीक है, तय की गई दूरी x किलोमीटर हो तो कुल किराया y रुपए हो, तो इसकी रैखिक समीकरण बनाओ। अब तुम यहां पर ध्यान से समझो, उसने बोला कि भाई पहले 1 किलोमीटर के तुम दोगे 8 रुपए, 1 किलोमीटर के 8 रुपए, उसके बाद तुम हर किलोमीटर के दोगे 5-5 रुपए। अब तुम ये देखो, तुमने टोटल दूरी कितनी तय करी है, टोटल दूरी तय करी है तुमने x किलोमीटर। x किलोमीटर में पहले किलोमीटर के तुमने 8 रुपए दे दिए, बचे कितने किलोमीटर। अब भाई मान लो तुम 10 किलोमीटर चलते हो, 10 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर कम कर दूं मैं तो कितने बचे, 10 माइनस 1 यानी कि 9 किलोमीटर। तो सेम यहां पर पहला किलोमीटर हमारा उसके 8 रुपए चले गए, बाकी कितने बचे, x माइनस टोटल डिस्टेंस था 1 किलोमीटर, उसमें से 1 घटा दिया तो x माइनस 1 किलोमीटर बचा। ठीक है, अब आपको हर किलोमीटर के 5 रुपए देने हैं पहले किलोमीटर के बाद। ठीक है, तो भैया आपको अब हर किलोमीटर के 5 रुपए देने हैं। तो अगर आप चले हो x माइनस 1 किलोमीटर, तो भाई देखो तुम खुद सोच के देखो, 1 किलोमीटर के 5 दोगे, 2 किलोमीटर के 2 गुना 5 रुपए दोगे यानी कि 10 रुपए, 3 किलोमीटर के 3 गुना 5 रुपए दोगे यानी कि 15 रुपए, 4 किलोमीटर के 4 गुना 5 रुपए दोगे, 6 किलोमीटर के 6 गुना 5 रुपए दोगे, 7 किलोमीटर के 7 गुना 5 रुपए दोगे, x माइनस 1 किलोमीटर के x माइनस 1 गुना 5 रुपए दोगे। ठीक है, अब ये जो टोटल है वो कितना है, टोटल किराया जो है वो लगा है y रुपए। बस हो गया क्वेश्चन खत्म। अब इस चीज को जो मैंने तुम्हें यहां डायग्राम में समझाया है उसे यहां लिख दो। तो हम लिखेंगे पहले किलोमीटर का किराया, पहले किलोमीटर का किराया ये तो फिक्स है 8 रुपए। ठीक है, शेष बची दूरी कितनी है भाई, शेष बची दूरी, तो कुल दूरी थी x, उसमें से 1 किलोमीटर खत्म हो गई हमारी, हमारे पास बची x माइनस 1 किलोमीटर दूरी। ठीक है, अब शेष दूरी का किराया, शेष दूरी का किराया कितना हो जाएगा भाई, अब 1 किलोमीटर दूरी का किराया जो है वो 5 रुपए है, तो x माइनस 1 किलोमीटर दूरी का किराया हो जाएगा x माइनस 1 गुणा 5, यानी कि आपका 5x माइनस 5 रुपए। तो कुल किराया कितना हो जाएगा,
कुल किराया हो गया हमारा कितना, पहले किलोमीटर का और जो शेष बची दूरी का किराया है दोनों को जोड़ दो। तो पहला किलोमीटर है 8 रुपए और 5x माइनस 5 रुपए। अब कुल किराया इन्होंने क्वेश्चन में भी दिया है कितना, y। तो y बराबर हो गया 5x, 8 माइनस 5 हो गया 3। इस y को उठाकर इधर ले आओ, हमारे पास कितना आ जाएगा, y को उठाकर हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 5x, 0 बराबर 5x प्लस 3 माइनस y। इसे थोड़ा सही से लिख लेते हैं तो ये बन गया 5x माइनस वाई प्लस 3 बराबर 0। और ये बन गई तुम्हारी दी गई कंडीशन के लिए दो चर वाली रैखिक समीकरण। खत्म कहानी। किसी को कोई दिक्कत इसमें भाई, जल्दी से बताओ, किसी को कोई दिक्कत इसमें? चलो इस क्वेश्चन का आंसर दो मुझे। हाँ भाई, इस क्वेश्चन का आंसर दो मुझे कि x प्लस 3y प्लस 7 बराबर 0 के कितने हल हैं? बताओ भाई कितने हल हैं? तो हमें पता है कि x प्लस 3y प्लस 7 जो है वो क्या है, एक दो चर वाली रैखिक समीकरण है, क्योंकि यहां पर दो चर हैं और दोनों की घात 1 है, तो यानी कि दो चर वाली रैखिक समीकरण है। और दो चर वाली रैखिक समीकरण के क्या होते हैं, दो चर वाली रैखिक समीकरण के भैया अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यानी कि अनंत हल होते हैं। कितने? अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, यानी कि अनंत हल होते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। अगला पार्ट देखो। अब देखो आगे हमारे पास क्या आता है, आगे हमारे पास आता है दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख। ठीक है, और दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख जो है उसके लिए हमें जरूरत पड़ती है किसकी, उसके लिए पड़ती है हमें दो चर वाले रैखिक समीकरण के हल की जरूरत। तो सबसे पहले इसके आलेख की अगर मैं बात करूं तो इसका आलेख होता कैसा है, तो इसका नाम क्या है, नाम क्या है, रैखिक समीकरण। रैखिक समीकरण ऐसी नाम पड़ गया? नहीं, रीजन की वजह से पड़ा है। इसका जो आलेख होता है वो एक सरल रेखा होता है, इसके नाम में ही इसका आलेख है। रैखिक समीकरण नाम ही इसका इसलिए होता है क्योंकि सरल रेखा बनता है इसका आलेख, यानी कि एक सीधी रेखा बनता है। अब बनता कैसे है, बनाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए होता है, बनाने के लिए तुम्हें चाहिए होता है कोई भी एक दो चर वाली रैखिक समीकरण लो और उसके हल की सहायता से तुम क्या बना सकते हो, उसके हल की सहायता से तुम उसका आलेख बना सकते हो। जैसे कि मान लो मैं यही वाली एक दो चर वाली रैखिक समीकरण ले लेता हूं, ठीक है, यही वाली मैंने एक दो चर वाली रैखिक समीकरण ले ली, इसके हमारे पास अलग अलग हल थे। ठीक है, एक ये रहा, एक ये रहा, एक ये रहा, ठीक है, एक ये रहा। हम अनंत हल निकाल सकते हैं। ठीक है, हमने अभी कुछ दिन पहले ही निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ा था, है ना, हमने अभी कुछ दिन पहले ही निर्देशांक ज्यामिति के बारे में पढ़ा था। ठीक है, जहां पर हम x और y अक्ष की सहायता से बिंदुओं को दर्शा सकते हैं। तो क्या मैं ये x और y को बिंदुओं पर दर्शा सकता हूं? बिल्कुल दर्शा सकता हूं। ठीक है, तो हमें पता है कि हमारा जो x अक्ष होता है उस पर y निर्देशांक 0 होता है और जो y अक्ष होता है उस पर x निर्देशांक 0 होता है। तो किसी भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेख बनाने के लिए हम एक ही कोशिश करते हैं, क्या हमें देखो, क्योंकि सरल रेखा बनाने के लिए केवल दो बिंदु चाहिए होते हैं, सरल रेखा बनाने के लिए केवल दो बिंदु चाहिए होते हैं। अगर तुम्हारे पास दो बिंदु हैं तो तुम एक लाइन खींच सकते हो, दो बिंदु चाहिए होते हैं सरल रेखा बनाने के लिए, है ना। और हम कोशिश क्या करते हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि किसी भी समीकरण का आलेख बनाने के लिए हम ये कोशिश करते हैं कि हम ऐसे दो बिंदु निकाल लें जो उसकी अक्ष पर हो। अब अक्ष पर बिंदु कैसे मिलेगा, अक्ष पर बिंदु हमें मिलता है, हम जानते हैं ऑलरेडी कि भैया हमारा जो y अक्ष x अक्ष होती है, x अक्ष जो होती है उस पर y बराबर 0 होता है और जो हमारी y अक्ष होती है उस पर x बराबर 0 होता है। तो हम क्या करते हैं, हम समीकरण में x बराबर 0 रखकर समीकरण का एक हल निकाल लेते हैं और हम समीकरण में y बराबर 0 रखकर समीकरण का एक हल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो x बराबर 0 रखने पर हमें y अक्ष का बिंदु मिल जाता है, y बराबर 0 रखने पर हमें x अक्ष का बिंदु मिल जाता है। हम एक दो बिंदु से ज्यादा बिंदु भी दिखा सकते हैं, लेकिन दो बिंदु से हमारा काम हो जाता है, दो बिंदु से ही हमारा काम हो जाता है, आलेख बड़े प्यार से बन जाता है। ठीक है, देखो भाई अब हमारे दो बिंदु कौन कौन से हैं, एक है हमारा 0,6, दूसरा है 4,0। तो x निर्देशांक 0, y निर्देशांक 6 कहां पर मिलेगा,
x निर्देशांक 0, y निर्देशांक 6, ये हमें मिलेगा हमारा कहां पर, y अक्ष पर, क्योंकि x निर्देशांक 0 y अक्ष पर ही होता है। तो ये रहा हमारा बिंदु a 0,6। y बिंदु, दूसरा बिंदु क्या था, 4,0, x निर्देशांक 0 y निर्देशांक 4। तो x निर्देशांक सॉरी y निर्देशांक 0 और x निर्देशांक 4। तो y निर्देशांक 0 x अक्ष पर होता है, x अक्ष पर 4 को ढूंढ लिया। अब बहुत सारे बालक कहेंगे सर जी इसे भी रिप्रेजेंट करो। भैया नहीं कर सकते, बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, कोई जरूरत नहीं है फालतू में, ठीक है, परेशान होने की इसे लेकर, ठीक मत करो। जिसे कर सकते हो सबसे आसानी से जिन बिंदुओं को दर्शा सकते हो केवल वो मान निकालो, ठीक है। जैसे अगर तुम्हें ये भी दर्शाना है तो तुम दर्शा सकते हो x निर्देशांक 1 y निर्देशांक 9/2 यानी कि 4.5। तो x निर्देशांक 1 कहां पर है, ये रहा, y निर्देशांक 4.5, 4 और 5 के बिल्कुल बीच में, ठीक है। तो दोनों से एक लंब डालेंगे, जहां पर ये एक दूसरे को काटेंगे वही बिंदु हो जाएगा हमारा, ये रहा कौन सा, यही हमारा बिंदु हो गया बिंदु C, मान लो 1,4.5, 4/2 सॉरी 4.5। तो अब तुम दो बिंदु से भी समीकरण का ग्राफ बना सकते थे, तुम्हें तीसरा बिंदु दिखाने की जरूरत थी नहीं, वो तो मैंने तुम्हारी तसल्ली के लिए दिखा दिया है, ठीक है। लेकिन दो से भी हमारा काम चल सकता था। अब देखो भाई, यहां से हम इसे मिला देंगे, ठीक है, दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींच दो, ठीक है। अपना ये क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारा, ये क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारा ग्राफ, किसका, ये बन गया तुम्हारा ग्राफ, तुम्हारी समीकरण किसका भाई, 3x + 2y बराबर 3x + 2y - 12 बराबर 0 का। अब तुम लोगों को क्या करना है, तुम लोगों के लिए अब होमवर्क है कि तुम्हें इस समीकरण के 4 हल बनाने हैं, ठीक है, इस समीकरण के 4 हल बनाने हैं और 4 हल बनाकर उसे ग्राफ पेपर पे दर्शाना है, ठीक है। ये जो पीपीटी है ये तुम्हें व्हाट्सएप ग्रुप पे भी मिल जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन जो है, व्हाट्सएप चैनल जो है, ठीक है, उस पर भी मिल जाएगी, जिसका डिस्क्रिप्शन तुम्हें लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, ठीक है। बाकी अब मैं तुमसे मिलूंगा सीधा तुम्हारी नेक्स्ट क्लास में, जो कि हमारे अगले चैप्टर की होगी, जहां पर हम यूक्लिड की ज्यामिति का परिचय और क्या कहते हैं रेखा एवं कोण, उन दोनों को देखेंगे, ठीक है। तो अब मैं मिलता हूं तुमसे सीधा तुम्हारी अगली क्लास में। आई होप तुम लोगों को आज की क्लास में मजा आया होगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखो, पढ़ाई लिखाई करते रहो, टेक केयर, टाटा और बाय बाय।